कि अगर वो रेशो बेसिकली आपका एक्सीड कर जाता है या वो कम होना चाहिए जो लिमिटिंग वैल्यूज है उससे, लिमिटिंग वैल्यूज लैम्डा पी की। अब लैम्डा पी बेसिकली जो है वो एक फैक्टर है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव एन अनस्टिफेंड एलिमेंट जिसका एक एंड जो है वो फ्री होती है प्लेट का, दूसरा एंड जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड मेंबर के साथ, दैट मेंबर्स आर नोन एज अ अनस्टिफेंड एलिमेंट, जिसको हम लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कराए थे। अब अनस्टिफेंड एलिमेंट इन द केस ऑफ कॉम्पैक्ट सेक्शन चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हम एज अ फ्लेक्सुरल के तौर पे इसको यूज करते हैं, तो लैम्डा पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास अनस्पेसिफाइड है, कोई गिवन नहीं है A36 स्टील के लिए। हाउएवर फॉर स्टिफेंड एलिमेंट इसके अंदर आपके फ्लेंजेस आ गई ऑफ होलो सेक्शंस, क्योंकि स्टिफेंड एलिमेंट ऑफ होलो सेक्शन चारों तरफ मेंबर जो है एक प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड सेक्शन होता है, प्रॉपर्ली पैक्ड सेक्शन होता है, हर मेंबर जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट एक दूसरे के साथ, इस वजह से हम उसको स्टिफेंड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। और लैम्डा पी की लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट वैल्यू और दैट रेशियो ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो इज इक्वल टू 31.8। तो ये हम स्टिफेंड एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। अब सेकंड जो कंडीशन आ गई वो हमारे पास आ गई नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शंस की। कॉम्पैक्ट सेक्शन तो वो हो गए जिसके अंदर प्लास्टिकली जो है वो डिफॉर्मेशन जनरेट हो। अब नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सेक्शन इन विच द यील्ड स्ट्रेस कैन बी रीच इन सम पॉइंट्स, कि सम जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जो आपका डब्ल्यू सेक्शन है उसके अंदर हो सकता है कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि लोकल स्टेबिलिटी की वजह से एक प्लेट डिफॉर्म हो गई, जो रिमेनिंग सेक्शन का पार्ट था वो स्टिल परफॉर्म कर सकता था। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक कोई उसका इंडिविजुअल एलिमेंट यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच चुका हो बट ओवरऑल मेंबर नहीं, ओवरऑल मेंबर बकलिंग स्टेज पे नहीं पहुंचा, सिर्फ उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो बकलिंग स्टेज तक पहुंचे हैं। इट इज नॉट केपेबल ऑफ रीचिंग अ फुल्ली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस जो है वो फुली प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अचीव हुई मेंबर के अंदर थ्रू आउट द मेंबर लाइक यील्डिंग स्ट्रेस। जो कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंदर फुली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जनरेट होती है। सो नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शंस के लिए हमारे पास जो है वो विड्थ टू थिकनेस रेशियोज जो है वो लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा होते हैं, बट जो आपका लैम्डा आर जो वैल्यू होती है उससे वो कम होता है। अब लैम्डा आर बेसिकली जो है वो हमारे पास रिजल्टिंग लैम्डा है जो कि ओवरऑल विड्थ टू थिकनेस रेशियो हमें रिक्वायर्ड है एलिमेंट्स का एज अ बिल्ट अप सेक्शन या एज अ कम्युलेटिव सेक्शंस। सो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग बी टू टी रेशियोज बेसिकली लैम्डा आर आर गिवन इन द टेबल। सो हियर वी हैव अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्टिफेंड एलिमेंट्स के अंदर अगर हम विड्थ टू थिकनेस रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें फॉर लैम्डा और फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस, फ्लैंजेस हैं आई सेक्शंस के लिए, प्योर कंप्रेशन मेंबर्स के लिए यूज कर रहे हो आप, जिसके प्लेट्स जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर द फ्रॉम कंप्रेशन एलिमेंट्स। उस केस के अंदर जो हम विड्थ टू थिकनेस रेशियो कंसीडर करते हैं वो 15.9 कंसीडर करते हैं। अगर आपके सिंगल एंगल स्ट्रट्स हैं, लेग्स ऑफ डबल एंगल सेक्शंस हैं, उस केस के अंदर आप जो बी टू टी रेशियोज जो हैं वो आप 12.8 हमें सजेस्टेड वैल्यू गिवन है। उसके बाद टीज हैं जिनके अंदर जो है वो स्टेम्स होते हैं, टी के मेन जो वेब पोर्शंस होता है उसके अंदर जो है वो हमारे पास 21.3 है। उसके बाद बिल्ट अप सेक्शंस हैं, बिल्ट अप आई सेक्शंस हैं, उसके लिए आप 18.1 इनटू केसी। तो ये तमाम वैल्यूज जो है वो लैम्डा आर की हैं अनस्टिफेंड एलिमेंट्स के लिए। और अगर हम स्टिफेंड एलिमेंट्स कंसीडर करें तो फ्लैंजेस ऑफ रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस with the uniform compression member, तो उस केस के अंदर width to thickness ratio 39.7 कंसीडर होता है। Webs of doubly symmetric eye sections 161.8, uniform compression webs of doubly symmetric eye sections we have 42.3, और circular hollow sections in axial compression we have diameter over thickness we have 88.6। तो ये हमारे पास वेरियस वैल्यूज थी फॉर कॉम्पैक्टेड एलिमेंट्स, फॉर नॉन कॉम्पैक्ट एलिमेंट्स। और उसके बाद जो है हम बकलिंग बिहेवियर को किस तरह से डिसाइड करते हैं, इलास्टिक बकलिंग क्या हो गई, इन इलास्टिक बकलिंग क्या हो गई। उसके बाद हम आते हैं सिलेंडर कॉलम सेक्शंस के जो लॉन्गर कॉलम होते हैं। लॉन्गर कॉलम के अंदर हम सेक्शंस को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। दीज सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग विड्थ टू थिकनेस रेशियोज ग्रेटर देन द जो रिजल्टिंग आपका या जो क्रिटिकल स्ट्रेस होता है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है कि जो आपका सिलेंडर में कॉलम होते हैं, लॉन्गर कॉलम होते हैं, उनके अंदर जो सिलेंडर रेशियो है क्रिटिकल सिलेंडर रेशियो से ज्यादा होती है। एंड विल बकल इलास्टिकली, इलास्टिक बिहेवियर शो कराता है बिफोर द यील्डिंग स्ट्रेस इज रीच्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सेक्शन। A special design procedure for cylinder compression member is provided in section E7 for AISC specifications. However, it will not be covered here in detail. कि हमारे पास जो सिलेंडर कॉलम कंप्रेशन है
कॉलम के जो कंप्रेशन मेंबर्स हैं उनके अंदर बहुत ही एक वाइड एरिया अवेलेबल है, जो हमारे जो स्टील डिजाइन मैनुअल्स उनके अंदर डिटेल्स अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम एक थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं। सिलेंडर कॉलम कौन सा है जिसके अंदर आपकी वैल्यू जो है सिलेंडरनेस रेशो की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल सिलेंडरनेस रेशो की वैल्यू से ज्यादा होती है। उसके बाद मेंबर जो है वो इलास्टिकली बिहेव कर रहे होता है। सो अनदर सेक्शन हियर वी हैव अ विड्थ ऑफ अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। अनस्टिफेंड एलिमेंट्स के अंदर जो आप विड्थ कंसीडर करते हो वो कितनी कंसीडर करते हो। अब अनस्टिफेंड एलिमेंट्स कौन से हो गए, जो कि मेंबर बेसिकली जिसका एक कोई प्लेट है या फ्लैंज है, तो फ्लैंज जो है वो एक उसका सेंटर जो है वेब के साथ कनेक्टेड है, लेकिन उसकी जो एंड्स हैं फ्लैंज के वो दोनों फ्री हैं। तो उस केस के अंदर हम उस मेंबर को अनस्टिफेंड एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे। या आपका जो चैनल सेक्शन है उसके दोनों फ्लैंजेस जो है वो आपके एज अ अनस्टिफेंड एलिमेंट है। अगर हम एक आई सेक्शन या एक डब्ल्यू सेक्शन को कंसीडर करें तो उसका जो वेब है वो दोनों तरफ से फ्लैंजेस के साथ कनेक्टेड है, तो जो वेब है वो कंसीडर होगा एज अ स्टिफेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे हम अनस्टिफेंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो सपोर्टेड along only one edge parallel to the direction of compressive force, the width shall be taken as। अब हमारे पास जो लोड है वो बेसिकली आपका सिर्फ उस हाफ स्ट्रिप के ऊपर एक्ट कर रहा है, हाफ फ्लैंज के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो या आपकी जो अनस्टिफेंड के केस के अंदर कितनी लेंथ जो है वो बच जाती है उसके ऊपर वो एक्ट कर रहा होता है। तो उस केस के अंदर हम किस तरह से वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं अनस्टिफेंड एलिमेंट्स की। लेट्स सपोज वी हैव अ फ्लैंजेस ऑफ आई शेप्ड सेक्शंस, जो हमारे डब्ल्यू शेप हो गया, आई बीम्स हो गए, उसके बाद एस शेप मेंबर हो गए। अब उन केसेस के अंदर हमारी जो फ्लैंजेस हैं बेसिकली वो आपके अनस्टिफेंड मेंबर के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। या टी सेक्शंस के अंदर द विड्थ इज हाफ द फुल नॉमिनल विड्थ। जो डिजाइन पर्पस के लिए जो हम फ्लैंज की विड्थ है वो हाफ कंसीडर करते हैं फॉर द डिजाइन पर्पसेस। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आती है फॉर द लेग्स ऑफ एंगल सेक्शंस। अगर हम एंगल सेक्शंस की बात करें तो वहां पे जो आपकी लॉन्गर साइड होती है, अगर इक्वल लेग्स हैं, दोनों इक्वल लेग्स हैं तो दोनों में से कोई भी आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अनइक्वल लेग्स हैं तो वहां पे जो मैक्सिमम वाली लेंथ वाला है वो हमारी जो है वो साइड चूज होती है फॉर द विड्थ एज अ फॉर द अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। देन वी हैव फॉर फ्लैंजेस ऑफ अ चैनल्स एंड जी सेक्शंस द विड्थ अगेन हियर लाइक एंगल सेक्शन। यहाँ पे हम जो है वो उसकी जो चैनल सेक्शंस हैं उनके अंदर जो फ्लैंजेस की विड्थ है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ फुल नॉमिनल डायमेंशन एज अ फ्लैंज। अगर हमारे पास प्लेट्स आ जाती हैं, द विड्थ बी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एज टू द फर्स्ट रो ऑफ फास्टनर्स और लाइन ऑफ वेल्ड्स। कि अगर आपके पास जो है वो प्लेट्स यूज होती हैं एडिशनल के तौर पे, एडिशनल एज अ बिल्ट अप सेक्शंस के अंदर, तो वहां पे जो आपका एज से लेके जो आपकी फर्स्ट रो आ रही होती है नट बोल्ट सिस्टम की या वेल्डिंग की, वहां तक जो हम डिस्टेंस है उसको एज अ विड्थ कंसीडर कर रहे होते हैं फॉर अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। उसके बाद फॉर अगर हमारे पास टीज आ जाते हैं उस केस के अंदर डी इज द डिस्टेंस ऑफ फुल नॉमिनल डेप्थ। आई सेक्शंस के अंदर या टी सेक्शंस के अंदर हम जो है वो उसकी नॉमिनल डेप्थ जो है उसको कंसीडर कर रहे होते हैं टोटल। सो नाउ वी हैव अ विड्थ ऑफ स्टिफेंड एलिमेंट्स। अगर हमारे पास अनस्टिफेंड एलिमेंट्स थे, नॉन स्टिफेंड एलिमेंट्स थे, उस केस के अंदर हम सेक्शंस की जो है वो फ्लैंजेस को कंसीडर करते हुए आ रहे थे मेजॉरिटी के केस के अंदर। तो वहां पे हमारे डिस्टेंसेस जो कहीं हाफ हो रहे थे, कहीं हम प्योरली कंप्लीट फ्लैंज को कंसीडर कर रहे थे। हाफ हो रहे थे सिर्फ डब्ल्यू सेक्शंस के अंदर या आई सेक्शंस के अंदर, क्योंकि वहां पे फ्लैंजेस जो है वो दोनों तरफ से आ रही हैं। जो आपके चैनल सेक्शंस हैं या आपका जो आई सेक्शन आपका जो एंगल सेक्शन है उसके अंदर एक एक ही लेग होती है बेसिकली फ्लैंज की, इस वजह से उस फ्लैंज कंप्लीट कर रहे थे एज अ विड्थ ऑफ अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। नाउ विड्थ ऑफ द स्टिफेंड एलिमेंट्स, इसी तरह से क्योंकि स्टिफेंड एलिमेंट होता है आपका जैसे डब्ल्यू सेक्शन में वेब पोर्शन बेसिकली जो है वो आपका स्टिफेंड एलिमेंट कराता है। उस केस के अंदर फॉर वेब्स ऑफ रोल्ड और फॉर्म्ड सेक्शंस h is the clear distance between the flanges can be considered as a आपकी जो width of the stiffened elements। और समटाइम्स जो है हम उसके अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं, फिलेट्स जो होते हैं थोड़े से कर्व शेप्स के अंदर जहाँ पे आपका फ्लैंजेस के साथ जो वेब कनेक्ट हो रहा होता है उसको हम डिडक्ट भी करते हैं उस केस के अंदर। और समटाइम्स जो बिल्ट अप सेक्शंस है उसके अंदर h is the clear distance between the inner lines of fasteners और वेब और the clear distance between the flanges when welds are used। अगर आप वेल्डिंग यूज कर रहे हो या आपका जो है वो सेक्शन बेसिकली बेल्ट अप सेक्शन है, उस केस के अंदर जो एच है वो क्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनर लाइंस ऑफ फास्टनर्स। कि फास्टनर्स की आपकी जो प्लेट्स लगी हुई हैं उन फास्टनर्स के अंदर से जो डिस्टेंस बच रहा होता है वही आपका एच एज अ क्लियर डिस्टेंस कंसीडर होता है।
हो रहा होता है। या HC आप कंसीडर करते हो, क्रिटिकल डेप्थ इज द ट्वाइस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द नियरेस्ट लाइन ऑफ फास्टनर्स, कि फास्टनर्स की लाइन से लेके सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है उसको एज HC आप ट्रीट कर रहे होते हो। उसके बाद HP है जो कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ट्वाइस कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो वेरियस फॉर द सेक्शंस, कॉम्पैक्टेड सेक्शंस एंड या आपके जो हमारे पास नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शंस और कॉम्पैक्ट सेक्शंस और स्टिफेंड एलिमेंट्स एंड नॉन स्टिफेंड एलिमेंट्स के अंदर हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। नाउ वी हैव अ मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो, कि अब जो हम पीछे सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं उस सेक्शंस के अंदर हम स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहे थे, क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो आ गया कि समटाइम्स हमारे पास कनेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली कनेक्शंस एक डिजाइन किए जाते हैं, उस केस के अंदर जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है उस पॉइंट के ऊपर कनेक्शंस के जोन्स के अंदर वो डिफरेंट हो जाता है। उस केस के अंदर हमारा जो ओवरऑल स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है वो मॉडिफाइड कंसीडर होती है। So for example, number one type of connection we have a synectite connection. अब synectite connection के अंदर क्या होता है? It can be defined as a type of connection in which the plates involved in a connection are in a firm contact with each other, but without any defined pre-stress. यानी कि आपने जब जो प्लेट्स यूज की हैं दो किसी सेक्शंस के दरमियान आपने एज अ कनेक्शन के तौर पे एक स्नेक्टाइट प्लेट यूज की है, उस केस के अंदर हम दो प्लेट्स के दरमियान जो हम एक टाइट नट बोल्ट सिस्टम को हम टाइट कर रहे होते हैं ना रेंच के जरिए से, तो इट यूजुअली मीन द टाइटनेस ऑब्टेन्ड बाय फुल एफर्ट ऑफ द मैन। जितना आदमी अपनी तरफ से जो वर्कर उसको टाइट कर रहा था रेंज के जरिए से, वो इतना ही प्रेशर है उसके अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर वो अप्लाई कर सकता होगा वही वो अप्लाई करेगा। तो या इधर सम केसेस के अंदर वो अपने जो रेंज होता है उसके जरिए से इवन इम्पैक्ट्स भी लगा रहा होता है, थोड़ा सा लाइक हैमरिंग उसको करके दोनों तरफ से जो है उसको कॉम्पैक्ट करके क्लोज करके उसका नट बोल्ट सिस्टम जो है उसको टाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो उस केस के अंदर जो आपकी प्लेट्स हैं वो आपके मेंबर्स को जो सेक्शंस है उनको प्रॉपर्ली जो है वो कॉम्पैक्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे आप नट बोल्ट सिस्टम लगा देते हो। तो ऑब्वियसली देयर इज सम वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ टाइटनेस, कि अगर आप डिफरेंट जो बोल्ट सिस्टम यूज कर रहे हो तो वहां पे ये वेरिएशन भी हो सकती है, थोड़ी बहुत चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि एक नट जो है वो एक फुली टाइट हो चुका है बाय अ मेन पावर, जो बंदा था वहां पे प्रेजेंट उसने अपना फुली जो वो स्ट्रेस कर लिया है उसके अंदर, जिसको हम एक टर्म एज अ स्ट्रेस के तौर पे भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो अपनी फुल टाइटनेस यूज कर चुका है। दूसरे के अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी स्लाइड जो है वो डिफॉर्मेशन या स्लाइड जो है वो स्ट्रेसेस कम लगी हो, उस केस के अंदर द टाइटनेस इज मच लेसर देन द टेंशनिंग ऑफ द हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं उनके अंदर जो टाइटनेस का रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। एंड देन वी हैव अ turn off nut method. अब turn off nut method after tightening of a nut to a snug fit, कि जो snug plate थी, जो snug आपने कनेक्शन दिया है, प्रोवाइड किया है, वो एक प्रॉपरली जो है वो नट उसके अंदर फिट हो चुका है परफेक्टली। द स्पेसिफाइड प्रीटेंशन इन हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स मे बी कंट्रोल्ड बाय अ प्रीडिटरमाइंड रोटेशन बाय अ रेंज, कि रेंज के अंदर जो रोटेशंस डेवलप हुई वहां से भी आप एक आइडिया ले सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। दिस प्रोसीजर बेसिकली इज कॉल्ड एज अ टर्न ऑफ नट मेथड ऑफ फिक्सिंग द बोल्ट्स। अब ये एक कनेक्शन जो है वो हमारे पास कौन सा था? स्नग टाइट कनेक्शन था। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो शेयर कनेक्शंस है, जिसके अंदर स्टे प्लेट्स बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्ट अप मेंबर, के जो बिल्ट अप मेंबर्स हैं, बिल्ट अप सेक्शंस आप बनाते हैं, या एक जैसे दो सेक्शंस को आपने कंबाइन कर दिया, चैनल सेक्शंस को, आई सेक्शंस को या एंगल सेक्शंस को, तो उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास बिल्ट अप सेक्शन के दरमियान हम स्टे प्लेट्स यूज करते हैं और शेयर कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। नाउ बिल्ट अप सेक्शंस built up compression members composed of two or more hot rolled shafts shall be connected to one another at intervals by stay plates. अब स्टे प्लेट्स के जरिए हम जो बिल्ट अप सेक्शंस हैं, मेंबर्स हैं, जो हॉट रोल स्टील का प्रोसेस के जरिए से बनाए गए हैं, उनको आप एक स्टे प्लेट के जरिए से आपस में कनेक्ट करते हैं बिल्ट अप सेक्शंस को, जो कि आपकी स्टे प्लेट का कनेक्शन है बेसिकली वो शेयर कनेक्टर्स कहलाते हैं। सच दैट द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, कि आपने इस तरह से कनेक्ट करना है कि उस ज्वाइंट के ऊपर या जंक्शन के ऊपर जो स्लेंडरनेस रेशियो डेवलप हो रहा है ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट, कि अगर हम सेक्शन को कंसीडर ना करें, एक इंडिविजुअल एलिमेंट का स्लेंडरनेस रेशियो कंसीडर करें बिटवीन द फास्टनर्स डज नॉट एक्सीड द गवर्निंग स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ बिल्ट अप मेंबर।
कि इंडिविजुअल एलिमेंट का जो सिलेंडर रेशियो डेवलप हो रहा है बिल्ट अप सेक्शन लगाने के बाद, वो आपका कम्युलेटिव जो सिलेंडर रेशियो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. सो देयरफॉर दैट इज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ KL/R इनटू x डायरेक्शन और KL/R इनटू द y एक्सिस फॉर द होल सेक्शन. कि आप दोनों तरफ से वेरीफाई करते हो, आइदर इन द x एक्सिस आइदर इन द y एक्सिस, दोनों तरफ से आप सिलेंडर रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद जो है वो हायर वैल्यू जो है वो हम चूज करते हैं. Now shear connectors are also required to transfer shear between elements. कि जब shear stresses develop होती हैं between the elements, तो उनको भी easily smoothly transfer करने के लिए भी shear connectors हम use करते हैं in a built-up member that is produced to the buckling of the member. के buckling के दौरान जो shear stresses develop हो रही हैं उनको resist करने के लिए या smoothly transfer करने के लिए हम shear connectors भी provide करते हैं. So following are the notation which can be used for the discussion on the effect of spacing of shear connectors. shear connectors के दरमियान जो spacings होती हैं उनके अंदर मजीद हम notifications या notations या symbols हम क्या यूज करते हैं उनको हम देखते हैं. Let's suppose A is the distance between connectors. कि connectors के दरमियान distance कितना है. Ri basically is considered as a minimum radius of gyration of individual component. A/Ri can be considered as the largest column cylinder ratio of individual component. A/Ri largest column cylinder ratio individual component का. Then Rib basically is the radius of gyration of individual component relative to the centroid parallel to the